कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हो, हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल स्पेशल की, जिसमें कि कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपके नाम को मेरिट लिस्ट में डाल भी सकता है और मेरिट लिस्ट से निकाल भी सकता है। इसीलिए हम इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। हम यहाँ पर कर रहे हैं कंप्यूटर एमसीक्यू 5000 प्लस प्रश्नों का महासागर, और इसके बाद आपसे कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। आज हमारा 5वां दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्लास को लिया है, जिसमें कि आपको पूरे अच्छे से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के स्पेशली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बांटा गया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने अलग अलग तरीक़ों से बांट करके पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी पढ़ा और बहुत अच्छे से हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की को प्रमुख रूप से मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्या है, एक डब्बा है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर्स के लिए बनाया जाता है, हम लोग जो यूज कर पाए आसानी से हमारे मतलब लाइफ को आसान करने के लिए, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए, बहुत सारे ऑपरेशंस को बहुत इजीली करवाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये अपने काम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें एमएस माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, माई एमएस वर्ड पर काम करना है तो हमारे लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और हम इसको चलाने के लिए आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं चलेगा, और अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उन सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप काम कर सकते हैं, अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप जो है आप उसको यूज करते हैं किस लिए, तो आप चैटिंग के लिए यूज करते हैं, अपने क्या कहते हैं उसको, पूरा जो आपके करीब है उससे बात करने के लिए आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप का आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके सिस्टम में आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड नहीं है और आप चाहेंगे कि व्हाट्सएप एंड्रॉयड वाला इसमें सपोर्ट कर जाए, तो एंड्रॉयड क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और व्हाट्सएप क्या हो गया, आप उसको अच्छे से एप्लीकेशन आप उसको यूज कर सके और अपने लाइफ को इजी कर सके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका व्हाट्सएप। आप फेसबुक यूज करते हैं, एंड्रॉयड वाला अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा तो फेसबुक यूज कर पाएंगे, उसके एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, आप यूट्यूब को यूज कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं। अच्छा, निम्न में से सॉफ्टवेयर का क्या काम है? अच्छा, सॉफ्टवेयर का क्या काम है, तो देखिए सॉफ्टवेयर का काम शतरंज खेलना। चलिए, आप लोग जो अभी जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के टाइम पे मैक्सिमम लोग घर में क्या खेलते थे, लूडो खेलते थे बैठ करके, ठीक है, चेस खेलते थे, ठीक है। ये सारा का सारा कैसे ऑनलाइन खेलते थे। अब ये ऑनलाइन खेलते थे तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, लूडो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता था। ये क्या होता है, लूडो का एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस का एक जमावड़ा है, ग्रुप है। तो ये सारे के सारे लूडो चेस ये सब एप्लीकेशन तो किसके, सॉफ्टवेयर का ही काम है ये सब खिलवाना। हार्डवेयर की गणितिया, हार्डवेयर के अरिथमेटिक और लॉजिकल कैपेसिटी को संपन्न कराना। देखिए हार्डवेयर कुछ भी है, आपके पास जो भी हार्डवेयर है इसका लॉजिकल और मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशन को संपन्न कौन करवाता है, आपका सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास हार्डवेयर है, मान लिया हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास अभी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेन टैबलेट पर, जो ग्राफिक जो डिजिटाइजर है हमारे पास, उससे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ हैंड रिटेन जो भी कुछ लिख रहा हूँ तो आपको ये इनपुट के तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है, हमारे पास हार्डवेयर है, लेकिन अगर हमारे पास इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होता, इस पेन टैबलेट का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होता, प्रोग्राम नहीं होता, तो हम इस पर लिख नहीं पाते। तो ये सारे के सारे लॉजिकल मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन को हार्डवेयर का कौन करवाता है, सॉफ्टवेयर करवाता है। कंप्यूटर को एक तरह से कहे कुल मिलाकर के चलाता कौन है, सॉफ्टवेयर चलाता है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलता। तो देखिए
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको कंट्रोल करना और कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। ठीक है, यहां से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, आगे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर के प्रॉब्लम को हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए, पहले तो आपके पास होने चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उन सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास विंडोज है तो आप एम एस वर्ड यूज कर सकेंगे, तो आप उससे क्या करेंगे, आप कुछ भी आप बना सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आपके पास पीपीटी है, एम एस पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो आप क्या कर सकेंगे, उससे कुछ एडवर्टाइज कर सकेंगे, उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, आप जो प्रेजेंटेशन है वो सब बनाया जा सकता है। तो ये कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी जाकर के हम इसका यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोलता है, कि जो कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो जी हाँ, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन और भी यहाँ पर कुछ बात कहा जा रहा है कि क्या ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो जी हाँ, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ए और सी होता तो ये हम कह सकते थे कि ए और सी होगा, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ज़्यादा आपको तवज्जो देना है, प्रायोरिटी देना है, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये फ्री में यूज करने के लिए यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इंटरनेट पर आप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हैं। तो ये ओपन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है जो सबके लिए ये प्रोग्राम किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और सबके लिए इसको ओपन छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सीएडी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी का पूरा नाम है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड मतलब कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन करना, क्रिएट करना, कुछ मॉडिफाई करना, तो ये सब कैड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन मतलब वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है? तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग जो भी हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि हम अभी एम एस वर्ड पर जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, उसमें कुछ वर्ड को इंसर्ट करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसमें क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये सारा का सारा कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो देखिए वर्ड स्टार हो गया, पेज मेकर हो गया, एम एस वर्ड हो गया, ये सभी के सभी जो है शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर बग को देखिए क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में अगर किसी भी प्रकार का एरर आपने ढूंढ लिया कि नहीं यहाँ पर कुछ एरर है जिसके कारण कि ये सॉफ्टवेयर को कोई हैक कर सकता है या फिर इसका गलत यूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, कुछ इसमें गलतियां हैं, आप अगर उस सॉफ्टवेयर की एरर्स को ढूंढते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का बग कहलाता है। और जो उस बग को ठीक करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है। जो कोड बनाया जाता है उसको पैच कहा जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि गूगल में क्या किया, एक लड़के ने एक बग ढूंढ दिया था, ठीक है, तो उस बग को ढूंढने के बाद, ठीक है, अब उसको अगर ठीक करने के लिए कोई प्रोग्राम कोड बनाया जाए तो उसको उसका पैच कहा जाएगा। समझ गया आप? समझ गया आप? चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रोग्राम करना आसान हो जाता है, तो ये क्या है भाई? देखिए एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है, हमने आपको अच्छे से बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, लेकिन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, हमारे पास, तो हमें कंप्यूटर को यूज करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगर हमारे पास एम एस वर्ड ना हो, एम एस पीपीटी ना हो, अगर हमारे पास पावर पॉइंट ना हो, फोटोशॉप ना हो, अगर एडोब रीडर ना हो, तो ये सब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होगा, ये प्रोग्राम नहीं होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो कंप्यूटर को यूज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इन सब के रहने से कंप्यूटर को यूज करना आसान हो जाता है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है कंप्यूटर। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। चलिए कहा जा रहा है कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? एम एस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और उसमें भी एक होता है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर और एक होता है जनरल पर्पज। तो एम एस वर्ड जो है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर ना ही नेटवर्क है, ना ही फर्मवेयर है, ना ही हार्डवेयर है, जब बल्कि एक प्रकार का, फर्मवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमने इसको अच्छे से आपको पढ़ाया था, देख लीजिएगा। ग्रुपवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि जब आप एक बंच में, एक ग्रुप में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, उसको आपको शेयर करना है या फिर किसी डॉक्यूमेंट का आपको मैनेजमेंट करना है, उसके
वर्क फंक्शनैलिटी को देखना है तो ये एक प्रकार का ग्रुपवेयर से हम उसको काम करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अगर बात करी जाए यहाँ पर कौन सी है, तो अभी टीसीएस है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है और 2004 की बात है, 2004 में टीसीएस एक क्या बोलते हैं पब्लिकली जो है एक कंपनी बन गई थी, ठीक है, टीसीएस। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, बताइए किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसमें भी ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक पर्पज क्या होता है और जनरल पर्पज क्या होता है, जाकर के जरूर देखिएगा उसको। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम कुछ टेबुलेशन के फॉर्मेट में या फिर कुछ टेबल बनाना हो, कुछ हमें लिस्टिंग करना हो, किसी डेटा को एक साथ रखना हो, हमें जैसे कि हमने जनसंख्या का जनगणना हो रहा है, तो जनगणना में हम क्या करते हैं कि कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, 10 साल से नीचे के कितने बच्चे हैं, 10 साल से बड़े के कितने बच्चे हैं, तो इसको क्या करना होता है, टेबुलेटिंग करना होता है इसका। तो इस प्रकार से अगर कोई हमें टेबल बनाना होता है, कोई एक सारणी लिस्ट बनाना होता है, तो इसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो ये जो सांख्यिकी टाइप से, स्टैटिस्टिक्स टाइप से जहां पर यूज किया जाता है, ये बार वाला, ठीक है, जिसमें कि टेबुलेशन किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेल वगैरह है उसमें यूज होता है, जैसे किसी का मार्कशीट बनाना, जनसंख्या का ग्राफ दिखाना, तो ये सब, ठीक है। अच्छा, लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और लिनक्स का जो इन्वेंशन हुआ था 17 सितंबर 1991 को, 17 सितंबर 1991 को लिनक्स पहली बार मतलब मार्केट में आया था। लिनक्स 17 सितंबर 1991 को, और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है, जिसको कि ये फ्री में अवेलेबल होता है। आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम में भी आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर कोड, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम में जुड़ी किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है, प्रयुक्त हो सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर कोड कहलाता है आपका पैच, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में कौन सी सर्विस लेयर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में उपलब्ध नहीं होती है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो लेयर्स होते हैं तो उनमें अलग से उपलब्ध नहीं होने वाला होता है हार्डवेयर एज अ सर्विस। हार्डवेयर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता, बल्कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि PaaS इसको कहा जाता है, पास। एक होता है सास, ठीक है, एक होता है सास और एक होता है IaaS यानी कि सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो वाला सास नहीं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, तो ये जो है किसके साथ, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ आपको वहां पर उपलब्ध होता है, लेकिन वो जो आप हार्डवेयर एज अ सर्विस वो नहीं होता। अच्छा, निम्न में कौन से हार्डवेयर नहीं है, तो देखिए मैग्नेटिक टेप हार्डवेयर है, आप इसको टच कर सकते हैं। जो आप पहले के ज़माने में जब आप हम लोग 90s में थे तो उस समय ये वाला कैसेट आपने यूज किया होगा, ठीक है, ये वाला कैसेट आपने यूज किया होगा, तो इसको टच किया जा सकता था और ये एक स्टोरेज माध्यम है। तो ये चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप जो है, तो ये क्या है, एक हार्डवेयर, इसको टच किया जा सकता है। प्रिंटर को भी टच किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीआरटी को भी टच किया जा सकता है। सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब होता है, जो स्क्रीन आप जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब जो अभी एलसीडी आ गया है, एलईडी आ गया है, तो सीआरटी इसके पहले हमने पढ़ा था। तो सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं, लेकिन असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर क्या है, हार्डवेयर नहीं है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे कि ऐड टू सब्सट्रैक्ट 3, तो ये सब जो असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो असेंबली को मशीन लैंग्वेज में समझने कन्वर्ट कराने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है, देखिए माउस कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या, जी हाँ है। प्रिंटर कंप्यूटर हार्डवेयर है, मॉनिटर कंप्यूटर हार्डवेयर है, जबकि एक्सेल जो है, MS एक्सेल, आप जानते होंगे एक्सेल के बारे में, जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जो कि टेबुलेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कि कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, चलिए देख लेते हैं। एक मिनट इसको, हाँ ठीक है। तो हार्डवेयर का उदाहरण देख लीजिए, माउस हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है क्या, तो हार्डवेयर है। प्रिंटर हार्डवेयर है।
मॉनिटर हार्डवेयर है, जबकि स्कैनर भी हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो ये सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, और इसके बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए, पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। देखिए, पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होता है भाई? तो पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंटर इनपुट आउटपुट ये जो बाहर से लगाया जाता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये प्रिंटर क्या है? पेरिफेरल इक्विपमेंट। जबकि सीपीयू जो है, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनपुट और आउटपुट। एक मिनट। तो ये सीपीयू क्या है? सीपीयू जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट आपने दिया, ठीक है, इनपुट आपने दिया, उसके बाद ये क्या करता है? किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है। वो प्रोसेस करवाता है इनपुट, दिए गए इनपुट के जो डेटा है उसको प्रोसेस करवाता है, जो इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस करवाता है, मेन मेमोरी से पूछता है, वहाँ से प्रोसेस करके फिर आउटपुट दे देता है। तो सीपीयू का काम प्रोसेसिंग का है, ठीक है। इस पर लेकिन ये एक पेरिफेरल इक्विपमेंट नहीं। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। माइक्रो कंप्यूटर पेरिफेरल इक्विपमेंट नहीं है। एएलयू जो है सीपीयू के अंदर एक घटक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए कौन सा हार्डवेयर है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि एक्सेल जो है, एक्सेल हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर है? नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल प्रिंटर ड्राइवर, देखिए हर एक काम कराने के लिए आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेट कौन करवाएगा, उससे काम कौन करवाएगा, ठीक है। तो ड्राइवर, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ड्राइवर हर एक चीज़ के लिए होता है, जैसे साउंड ड्राइवर है, कार्ड ऑडियो ड्राइवर है, वीडियो ड्राइवर है, तो ये सब है। तो प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है, लिखा गया कि ये प्रिंटर कैसे काम करेगा। हमारे पास हार्डवेयर है यानी कि प्रिंटर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है उसको प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन अगर प्रिंटर ड्राइवर नहीं है तो प्रिंटर नहीं करवा पाएगा, ठीक है, वो उसमें एरर्स आएंगे। तो ये प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सॉफ्टवेयर है ही, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है। सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर है। जानते हैं ना आप, सीपीयू जो है एक हार्डवेयर है, माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर यूनिट है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप जो है क्या हार्डवेयर नहीं है? जी हाँ, हार्डवेयर है। प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, लेकिन जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो याद रखिएगा ये हार्डवेयर नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड हार्डवेयर है, ठीक है, माउस हार्डवेयर है, ठीक है, रोम हार्डवेयर है, रीड ओनली मेमोरी जो कि मेन मेमोरी होता है और क्या बोलते हैं सिस्टम यूनिट में या फिर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है, ये हार्डवेयर होता है। लेकिन विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है भाई? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में दोनों मेन मेमोरी, जो दोनों मेन मेमोरी यानी कि रैम और रोम होता है, और कंट्रोल यूनिट भी होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये केवल कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, मेन मेमोरी तो यहाँ लिखा है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर हार्डवेयर में होता ही होता है। चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुव्यवस्थित रूप से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से संचित स्टोर्ड अंत स्थापित इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा का संगठित एक जगह पर कलेक्शन है। देखिए हम जानते हैं कि जैसे बैंक हो गया या फिर कोई बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेलवे है आपका, जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स है बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत से लोगों का बहुत सीक्रेट डेटा या फिर मल्टी लार्ज अमाउंट में डेटा को वहाँ क्या करना जाना होता है, मैनेज करना होता है, प्रोसेस करवाना होता है। तो इन सारे डेटा को एक डेटाबेस में रखा जाता है, ठीक है, इन सारे डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है, और उसके बाद वहाँ से टर्मिनल्स के द्वारा अलग अलग यूजर्स इससे डेटा को जब जिसको ज़रूरत होता है उसके हिसाब से क्या करता है, वो डेटा ले लेता है। तो अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर्ड इंटर रिलेटेड डेटा, अगर बैंक का है तो बैंक का कोई आदमी है उसका सारा कस्टमर का डिटेल्स, तो इंटर रिलेटेड डेटा को का जो कलेक्शन है जिसका हम लोग प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए कर सकते हैं, उस डेटा को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बताइए ये क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या है? डेटाबेस है। क्या है? ये आपका डेटाबेस है। चलिए आगे देख लेते हैं।
कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के हिस्सों को कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है? हार्डवेयर कहा जाता है, जिसे टच किया जा सकता है। देखिए कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण बताइए कौन नहीं है? कीबोर्ड है, ठीक है? प्लॉटर जो कि एक प्रकार का प्रिंटर है, बड़े-बड़े पेजेस को प्रिंट करता है, ठीक है? मॉनिटर ये भी हार्डवेयर है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पेज मेकर हो गया, आपका एमएस वर्ड हो गया, ये सब क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है टेक्स्ट और इमेजेस को कोई भी टेक्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया राम या फिर यहाँ राम का स्पेस सेव बना दिया तो ये टेक्स्ट हो गया, ये इमेजेस हो गया, इसको कॉपी करके फिर से रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? स्कैनर कहा जाता है। क्या हम स्कैनर के थ्रू टेक्स्ट को या फिर इमेजेस को स्कैन करके इसको अलग से उसका क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो क्या है? स्कैनर है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। कहा जा रहा है कि कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान, चुंबकीय स्याही के बारे में मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक इंक, ठीक है? मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा हुआ होता है और उसको क्या, उस मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसके सारे डेटा को पहचान करके सिस्टम में लेकर के जाता है। सिस्टम डेटाबेस से पूछता है कि हाँ इसके पास इतना पैसा है या नहीं। तो ये सब कौन से जो उद्योग किस इंडस्ट्री में ज़्यादा इसका यूज होता है? तो बैंक में। MICR इसके बारे में मैंने आपको बताया था, MICR मैग्नेटिक जो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जैसे कि आपने बैंक में कोई चेक लिया होगा तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक इंक के द्वारा कुछ इंक कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। इन कैरेक्टर्स को क्या होता है, एक स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है, जो कि MICR ही है। अब उससे स्कैन करके ये मैग्नेटिक इंक को ही, चाहे उसके ऊपर आप कितना भी चीज़ दें या फिर नाम लिख दें, ठीक है? अपना सिग्नेचर कर दें, वो मैग्नेटिक इंक को स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। बैंक में ये चीज़ आपने देखा होगा चेक वगैरह के ऊपर। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डिजिटल सिग्नेचर को करने के लिए प्राइवेट की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हमें कुछ ईमेल्स या फिर कोई क्या बोलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को भेजना होता है, ठीक है? जब ईमेल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किसी को भेजना होता है तो हम क्या होते हैं? सेंडर होते हैं। तो उसमें जो हम सेंडर होते हैं, हम भेजते हैं, तो वहाँ पर जो हम सिग्नेचर करते हैं तो प्राइवेट की के माध्यम से, ताकि कोई भी उसको यूज ना कर पाए, जिसको भेजे हम वही उसको यूज कर पाए। तो प्राइवेट की का यूज किया जाता है, मतलब कि सब कोई उसको यूज नहीं करता। एक होता है पब्लिक की, जो कि पब्लिक की सबके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है? तो पब्लिक की क्या होता है, हम प्राइवेट की के थ्रू उस डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, वहाँ भेजते हैं। सेंडर क्या करता है, पब्लिक की के थ्रू यानी कि पब्लिक कुंजी के थ्रू उसको क्या करता है, डिकोड कर लेता है और फिर उसके बारे में जान लेता है कि क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। डिजिटल संकेत, ठीक है? डिजिटल संकेत क्या है? डिजिटल संकेत देखिए, डिजिटल जो भी हमने आपको बताया था कि डिजिटल यानी कि जो डिजिट में लॉजिक में मानता है, क्या मानता है? जीरो या फिर वन, जीरो या फिर वन। तो ये जो डिजिटल संकेत होता है, जो डिजिटल सिंबल्स होते हैं, वो जीरो या फिर वन का भाषा समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है, ठीक है? जीरो वन, जीरो का मतलब लो, या फिर जीरो का मतलब आप क्या कह सकते हैं? ऑफ कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं एक लॉजिक। वन का मतलब क्या होता है? हाई स्टेट में है, या फिर कह सकते हैं ऑन। तो यही भाषा को समझता है। तो या तो पूर्ण वोल्टेज यानी कि ऑन, या तो शून्य वोल्टेज ऑफ को दर्शाता है डिजिटल संकेत, ठीक है? उसके बीच ये कुछ नहीं दर्शाता। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डेटा प्रविष्टि, जो डेटा इनपुट होता है, जो डेटा एंट्री होता है, उसमें निम्नलिखित किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डेटा एंट्री होता है, ठीक है? अब डेटा एंट्री में किस विकल्प के द्वारा यहाँ पर उस डेटा को कैप्चर नहीं किया जा सकता? तो देख लीजिए यहाँ पर किस विकल्प, देखिए OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हम अगर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर के द्वारा किसी भी ऑप्टिकल कैरेक्टर को स्कैन करेंगे, वो एंटर करेंगे सिस्टम के अंदर, तो वो उसको स्कैन भी करेगा, उसको कैप्चर भी करेगा। OMR हम जानते हैं, ऑप्टिकल जो OMR होता है आपका, OMR सीट पर हम लोग करते हैं ना, OMR सीट पर हम लोग जो भी फॉर्म वगैरह परीक्षा देते होंगे, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो उसमें क्या होता है कि ये कैरेक्टर्स को या फिर जो आपने यहाँ पर बबल्स किया है उसको समझ लेता है और उसको क्या करता है, वो कंप्यूटर के अंदर एज ए डेटा, एज ए इंस्ट्रक्शन इंसर्ट होता है, उसको कैप्चर भी किया जाता है। तो ये भी हो जाएगा। MICR हम जानते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इसके बारे में भी देखा कि सब कुछ हो, लेकिन ये COM यहाँ पर गलत है, मतलब कैप्चर नहीं किया जा सकता। अब देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को हस्तलिखित कौन सा डिवाइस है जो कि हस्तलिखित
हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो याद रखिए अभी जो हम जिस पेन टैबलेट पर लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने हैंड से हैंड रिटेन जो भी यहाँ पर कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो क्या हो रहा है? ये आप वहाँ पर ये प्रोसेस होता होगा, फिर आपके सामने जाता है आउटपुट। हमने यहाँ क्या लिखा? हैंड लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखा? रिटेन लिखा। तो हम कैसे लिखें? हैंड रिटेन अब किसके ऊपर लिखे? तो टैबलेट के ऊपर लिखे, ग्राफिक्स टैबलेट के ऊपर लिखे। ये प्लॉटर तो एक प्रिंटर है, इसमें कुछ हैंड रिटेन नहीं होता। माउस से तो केवल कि हम क्लिक करने का काम करते हैं, जॉयस्टिक गेम वगैरह होता है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ग्राफिक्स टैबलेट में हैंड रिटेन जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी हस्ताक्षर होते हैं, उसको दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक्स टैबलेट के अंदर। अब देखिए क्या कहा जाता है, निम्न में से किसे बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों की जो भी कहा जाता है, जैसे अभी हमने देखा था बैंक बैंक वगैरह में, ठीक है। तो जो बैंक वगैरह होता है, बैंकिंग उद्योग के द्वारा चेकों की व्यापक मात्रा में कि तीव्र प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो किसे? एमआईसीआर को, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसके बारे में अभी हमने बात किया है, ठीक है। तो ये होता है। अब आगे देख लेते हैं भाई, एमआईसीआर निम्न में से क्या लिखा जाता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखिए क्या होता है, बार कोड रीडर। आपने कभी बुक्स के ऊपर जब लाइब्रेरी आप जाते होंगे, जब आप कभी कॉलेज वगैरह में आपने पढ़ाई किया होगा, तो वहां पर क्या होता है, हर एक बुक का ऊपर एक उसका बार कोड होता है, ठीक है। इस प्रकार का बार कोड आपने देखा ही होगा, ठीक है। या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह मॉल वगैरह में जाते हैं, तो मॉल किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड चिपका होता है। अब ये बार कोड जैसे ही आप जाते हैं मॉल में बिलिंग कराने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके हाथ में एक इस प्रकार का बारकोड रीडर होता है। वो क्या करता है, उस बारकोड पे उस लाइट को ब्लिंक करवाता है। ये जाता है ऑप्टिकली, इसके इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं इस बारकोड में, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि कब बना है, उसका प्राइस क्या है, उसका क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी क्या है, इसमें सब कुछ क्या करता है, स्कैन करके इधर बता देता है। फिर कंप्यूटर के सिस्टम में इसको डाल देता है। वो पता चल जाता है, हाँ इस प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है। तो बार कोड रीडर क्या करता है, एक इनपुट देता है ना भाई कंप्यूटर के अंदर, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, बारकोड रीडर को प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है, या फिर पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि सेल के टाइम पर जो मॉल्स वगैरह में यूज होता है, सुपर मॉल वगैरह में, तो ये बारकोड रीडर का यूज होता है। ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि उत्पादन लेवल पर जो भी प्रोडक्शन लेवल होता है जो हम लगाते हैं, उस पर जो भी डेटा को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन का जो भी लेवल, उसका सारा डिटेल्स होता है, उनमें जो भी डेटा है उसको पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बार कोड रीडर का। उसका किसका, बार कोड रीडर का। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड, सॉरी, बार कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। देखिए इन्हीं, टच पैड किसको रेस्पॉन्ड करता है? देखिए हम जो टच पैड, जो भी हमारे पास लैपटॉप में एक टच पैड होता है, वो किसको रेस्पॉन्ड करता है? हम अपने उंगलियों से, हम अपने फिंगर से जब टच करते हैं उस पर, तो माउस जैसा काम करता है। तो ये किसको रेस्पॉन्ड करता है? तो देखिए हमारे जो उंगलियों में क्या होता है, हमारे उंगलियों में जो छिद्र होते हैं, हमारे उंगलियों में जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसके गर्मी को, उसके टेम्परेचर को, उसके हीट को क्या करता है, ये स्कैन करता है, उसको रेस्पॉन्ड करता है, और उसके हीट को, मतलब उसके हीट को एज अ इनपुट लेता है, और इस इनपुट को क्या करता है, सिस्टम के अंदर लेकर के जाता है, और जैसा माउस काम करवाता है वैसे ही ये काम करवाएगा, और सिस्टम के ऊपर हमारा मूवमेंट करवाएगा, एक्टिविटी करवाएगा। तो टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है, तो उंगलियों के, फिंगर्स के पोर से गर्मी का एहसास करता है, ठीक है। अच्छा, किसी व्यक्तियों के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस या फिर प्रवेश नियंत्रण, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर जो क्या बोलते हैं, उसके आधार पर एक्सेस या फिर एंट्री कंट्रोल जो भी होता है, यह किसका उदाहरण है? जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आजकल क्या हो रहा है, कोरोना के टाइम पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत ज़्यादा यूज में आया। तो उसमें क्या होता है, हम अपने फिंगर्स को, अपने बायोमेट्रिक जो भी डिवाइस होता है उसमें रखते हैं, और उस फिंगर्स का जो भी डिटेल होता है, मेरे फिंगरप्रिंट का सारा डिटेल डेटाबेस में रहता है। अब डेटाबेस से वो क्या करता है, हाँ ठीक है, इस आदमी का सारा डेटा यहाँ पर पहले से स्टोर है। हाँ, आज ये आदमी का डेटा यहाँ पर एंट्री हुआ है, इसने एंट्री लिया है, या आज इसका अटेंडेंस बना। तो ये किसका उदाहरण है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, बायोमेट्रिक पहचान का, ठीक है। कहा जा रहा है कि रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें परमानेंट रूप से जोड़ा गया एक प्रोग्राम रोम में ही जोड़ा जाता है। और वो कौन सा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शनों को ऑटोमेटिक क्या करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है? तो ये आपका क्या है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको बहुत डिटेल में हमने सॉफ्टवेयर में पढ़ाया हुआ है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, ठीक है, और इसके
क्या उपलब्धियां हैं या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस इसका क्या है कंप्यूटर में। जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस का क्या काम है, सारे के सारे हार्डवेयर को चेक करना, सारे सॉफ्टवेयर को चेक करना, ये बायोस का काम है, सबको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को अलग अलग क्या बोलते हैं इस डिस्क पर स्टोर करता है, ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डेटा पाया जा सकेगा, तो उसे कहा जाता है रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेड। याद रखिएगा RAID, जिसे कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेड का फुल फॉर्म क्या है? रिडंडेंट मतलब लगातार बार बार, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। तो ये एक जो रेड होता है, जो कि इसमें क्या होता है, एक ही डेटा को अलग अलग जगह पर स्टोर करता है ये डिस्क, ताकि एक का डैमेज हो जाए तो दूसरा हम आसानी से प्राप्त कर ले। इनपुट और आउटपुट के अनुपात को क्या कहा जाता है? इनपुट और आउटपुट के अनुपात, मान लिया कि आपने 4 रोटी खाया, ठीक है, 4 रोटी खाया आपने, 4 रोटी भरकोसा एकदम भर लिया, ठूस लिया। अब 4 रोटी आप खाते हैं, इनपुट लिया आपने, ठीक है। अब 4 रोटी आपने खाया और आउटपुट आपसे कुछ ना कुछ तो घर वाला चाहेगा ना। अब 4 रोटी खा करके आप एकदम पूरा फलाट होकर के सो गए, तो आपका आउटपुट क्या है? 0 है। तो जब आपका इनपुट और आउटपुट का रेशियो निकाला जाएगा, तो आपका जो कहेगा कि अरे ये कोई काम का नहीं है, इसका कोई इसका कोई योग्य नहीं है, इसका कोई क्षमता नहीं है, 4 रोटी खिला दो चाहे 8 रोटी खिला दो, ये कोई काम करेगा ही नहीं, यानी कि आउटपुट होता ही नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट को जब कंपेयर किया जाता है, जब इसका रेशियो लिया जाता है, तो किसी भी इंसान का एफिशिएंसी या फिर उसका योग्यता या फिर उसका कैपेबिलिटी का जांच होता है। तो याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट के अनुपात को हर जगह योग्यता या फिर क्षमता कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और कोई है 2 रोटी खाकर ही बहुत ज्यादा आउटपुट दे दे, तो उसका योग्यता, क्षमता, कैपेबिलिटी सब उससे ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है रीडिंग के परिणाम स्वरूप अगर रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी रीड राइट आप लोग जानते होंगे, रीडिंग मतलब कि कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको यूज करना, ठीक है। तो रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाता है, तो रीड आउट को कहते हैं। तो देखिए, हम किसी भी प्रोग्राम को अगर रीड करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसमें से कोई सिंबल अगर उसके सेल से मिट जाए, तो उस रीड आउट को डिस्ट्रक्टिव रीड आउट कहा जाता है। याद रख लीजिएगा बस इतना, कि अगर हम किसी भी रीड कर रहे हैं और उसका कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाए, तो उस रीड आउट को डिस्ट्रक्टिव रीड आउट कहा जाता है। लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि जब भी हम रीडिंग कर रहे हो या फिर सेल में से कोई भी सिंबल मेमोरी डिलीट ना हो, वहां से मिस ना हो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हो, ये हम चाहते हैं, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव। चलिए, चुंबकीय टेप क्या है? चुंबकीय टेप बताइए, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड एनलो मेमोरी है, एक अस्थिर, यानी कि अस्थिर का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, या फिर अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी। तो हमने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि मैग्नेटिक टेप, जो कि पहले हम लोग यूज करते थे सीडी जो ऑडियो कैसेट ला करके, ठीक है, मैग्नेटिक टेप वाला, और वो एक एक्सेस सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण था। मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया फिर कि क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब मैंने आपको बताया, क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये सब मैंने आपको बताया। तो मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। अब देखिए, कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है। हम अपने आपको ईमेल भेजें, हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किए, मैंने आपको फेसबुक पर मैसेज करा, मैंने आपको यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से जवाब दिया, तो ये सब क्या है? कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना का आदान प्रदान किया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा भाग है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित या फिर एग्जीक्यूट करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ये कौन सा है? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीधे सम्मिलित होता है? तो ये आपका प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? कहता है निम्न में से कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? तो देखिए, एक रजिस्टर जो होता है एक बहुत फास्ट मेमोरी होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कैश मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, रजिस्टर। और बफर कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं होता है। बफर कैश मेमोरी के जैसा ही, बफर जो है कैश मेमोरी के जैसा ही एक कंप्यूटर मेमोरी रैम का एक डेटा क्षेत्र है, जहाँ टेम्पररी रूप से क्या करता है, डाटा का स्टोरेज किया जा सकता है। तो ये बफर में नहीं होता। यदि आप फ्लॉपी डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया है,
फ्लॉपी में जो फाइल्स हैं उसको अगर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क में जो भी फाइल्स सेव रहते थे, जो भी फाइल्स होते थे, ठीक है, तो उसको अगर आप डिलीट करते तो उसका रीस्टोर आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क से फाइल डिलीट करने के बाद परमानेंट तरीके से वो डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लीजिए, फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर से रीस्टोर नहीं किया, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिसाइकल बिन तो होता ही नहीं, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में गलतियाँ हो सकती है, मैंने ये नहीं देखा, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा रीस्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें रिसाइकल बिन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये क्या कहलाता है, हम जानते हैं सीपीयू क्या करता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है और सीपीयू इनपुट को लेता है, ये इनपुट लिया, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को देखा, ये मेमोरी से के पास गया, पूछा, उसको प्रोसेस करवाया और आउटपुट दिया, तो हमने डेटा दिया इसको, और ये डेटा को प्रोसेस करके हमें जो इन्फॉर्मेशन के हमने दिया डेटा, इसको 2, हमने दिया प्लस, हमने दिया 4, हमने अलग अलग रो डेटा इनपुट किया, इसने उसे प्रोसेस करवाने के लिए गया मेमोरी के पास, पूछा कि क्या तुम्हारे पास ऐड करने का कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है, मेमोरी कहेगा जी हाँ है, ये क्या करेगा 2 + 4 6 करके हमें दे देगा, तो हमने डेटा दिया था, सीपीयू या प्रोसेसर हमें 2 + 4 6 करके दे दिया, मतलब कि जब हमारे पास ये 2 अलग था, 4 अलग था, प्लस अलग था, तो ये डेटा था, ये हमारे पास रो डेटा था जिसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन जब इसको प्रोसेस करके प्रोसेसर हमें दे दिया तो 2 + 4 6 जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गया, तो ये कौन करता है, ये करता है प्रोसेसर। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से, आपको समझ में सब आता होगा। यहाँ पर चलिए कहा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर जो है कि एक डेटा है, एक ऐसा क्या एक डेटा है जो अर्थपूर्ण रीति में, मतलब अर्थ मीनिंगफुल तरीके से संगठित और प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन है, देखिए डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, छिरियाया हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, और इस डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एकत्रित करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, और जब डेटा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है, उसको एकत्र करके उसको प्रोसेस किया जाता है, तो वो मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन एक डेटा ही है जो कि मीनिंगफुल होता है, एक मीनिंगफुल तरीके से उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कहता है कि बताइए यहाँ पर कि किससे फाइल का साइज सिकुड़ जाता है, किसी भी फाइल का साइज को कम अगर करना हो तो आपको क्या करना होता है, उसे कंप्रेस करना होता है। तो कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फाइल का साइज सिकुड़ जाता है और उसे कम स्टोरेज स्पेस की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं, वे कंपोनेंट्स जो डेटा का प्रोसेस करते हैं और निम्नलिखित में से स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि डेटा को प्रोसेस करवाते हैं, इनपुट को प्रोसेस करवाते हैं, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करवाते हैं, वो कहाँ पर स्थित होते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित होते हैं, प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। और आप जानते होंगे डेस्कटॉप के बगल में एक सिस्टम यूनिट टाइप का एक बॉक्स होता है जिसे टावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या होता था, इसमें सीपीयू हो गया, इसमें सब कुछ, जैसे कि अभी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में सब कुछ होता है, वैसे ही सिस्टम यूनिट में सब कुछ होता था। ठीक है, तो यहाँ डेटा इसी में होता है, सीपीयू वगैरह, तो इससे प्रोसेस करता था डेटा वगैरह को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है कि संकल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह जो डेटा रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स और कंसंट्रेट का वर्णन करता है, ये कौन होता है भाई। तो संकल्पनात्मक टूल का जो एक संकल्पना करते हैं, एक टूल्स का संग्रह जो कि डेटा को, उसके रिलेशन को, उसके सिमेंटिक कंसंट्रेट का वर्णन करता है, ये आपका डेटा मॉडल होता है, डेटा मॉडल। आगे देखिए, डेटा की इंटीग्रिटी, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, जैसे राम का, श्याम का, क्या बोलते हैं, अलग अलग लोगों का, लाखों हजारों करोड़ों लोगों का डेटा हमारे पास है, इसके इसके लोन के बारे में, इसने कितना पैसा जमा किया, इन सब के बारे में डेटा है। अब क्या होता है कि डेटा की इंटीग्रिटी को, इसके अखंडता को बाधा आने का कारण क्या हो सकता है। देखिए डेटाबेस में इसका सारा डेटा क्या है, मौजूद है। अब एक ही आदमी का डेटा, मान लिया राम का ही डेटा, इस डेटाबेस में अलग अलग जगह पर स्टोर कर दिया गया, इस डेटा में अलग अलग जगह पर स्टोर कर दिया जाए भाई, तो क्या होगा, हमें अगर जब इस डेटाबेस से राम का डेटा या फिर राम के बारे में जो भी हमें यहाँ से एक्सेस करना होगा, तो क्या होगा, ये जो जैसे ही हम एक्सेस करेंगे तो हमें अलग अलग मेमोरी एड्रेस पता चलने लगेगा, अरे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे क्या होगा, काम करने में भी दिक्कत आएगा और डेटा का जो इंटीग्रिटी है उसमें बाधा आएगा। ठीक है, हम काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये
किस कारण से होता है? तो ये होता है डेटा का फालतूपन या फिर जिसे कहा जाता है रिडंडेंसी ऑफ डेटा। इसके क्या होता है? एक ही डेटा को अलग-अलग फाइल में एक ही डेटा को अलग-अलग जगह पर स्टोर कर दिया जाना और इससे क्या होता है? डेटा का जो इंटीग्रिटी होता है उसमें बाधा आता है। चल के समझ गए रिडंडेंसी ऑफ डेटा। अब कहता है विशिष्ट इनपुट। अब कहा जा रहा है कि विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को, विशिष्ट किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को जो कि शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है भाई? तो इसको कहा जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था कि इनपुट तथा आउटपुट कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, उसको कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो, शेष कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति कौन प्रदान करता है? एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जिसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, आपके पास हार्डवेयर भी है, लेकिन दोनों से अगर आपको काम लेना है तो आपके पास उसके लिए स्पेशल पर्टिकुलर ड्राइवर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, BIOS का कार्य क्या है? तो BIOS का कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको प्रारंभ करवाना। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो प्रोग्राम रन करता है कंप्यूटर में, वो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है। रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाए तो उस रीड आउट को डिस्ट्रक्टिव रीड आउट कहते हैं। पीछे मैंने इसको बताया था आपको। अब आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? आउटपुट लेते हैं। CRT मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन क्या है? कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर के साउंड्स को आप बाहर की दुनिया में सुनते हैं, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर से बाहर लेकर के आए डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, तो ये क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। अगर बाहर की दुनिया से कंप्यूटर के अंदर लेकर के जा रहे हैं तो इनपुट डिवाइस है। अब डिजिटल कैमरा से हमने फोटो खींचा, अब डिजिटल कैमरा से बाहर से अंदर लेकर के आया और इस बाहर से अंदर को सिस्टम के अंदर भी डालेंगे तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, कहा जा रहा है कि कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। डीवीडी जो स्टोरेज डिवाइस है, कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है? ये एक डिस्प्ले डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, जो मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है वो हॉरिजॉन्टली डायगोनली मापा जाता है। कैसा? डायगोनली मापा जाता है। इसको मैंने आपको मॉनिटर में पढ़ाया हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में। इसको देखिएगा, कंप्यूटर के एक लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस क्या हैं? स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, वीडियो कंट्रोलर जो है वो क्या है? तो वीडियो कंट्रोलर जो है इस यहां पर आगे देख लेते हैं। वीडियो कंट्रोलर स्क्रीन पर बनने वाले इमेज से संबंधित समस्त इलेक्ट्रॉनिक जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको ऑपरेट करवाने का काम आपका वीडियो कंट्रोलर का होता है। चलिए, मोशन पिक्चर, देखिए मोशन पिक्चर जो भी पिक्चर्स चल रहे हैं उन क्लिपों को बदलने के लिए, मोशन पिक्चर जो भी क्लिप चल रहे हैं उन पिक्चर क्लिपों को, उन क्लिप को, वीडियो क्लिप्स को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। किसका? वीडियो एडिटिंग, जैसे कि फिल्मोरा वगैरह है, तो इसको यूज करने के लिए क्या हो? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे होंगे, फिल्मोरा है और भी बहुत सारे होते हैं। तो काइन मास्टर जो कि आपका मोबाइल में यूज होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या होता है? क्लिप्स वगैरह को बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किस लिए यूज किया जाता है? तो मल्टीमीडिया जितने भी डिवाइसेज हैं वो कंप्यूटर में मनोरंजन के लिए किया जाता है यूज, ठीक है। या फिर चलिए आगे देख लेते हैं। मॉनिटर का रेजो ये और क्वेश्चन है क्या? देख लेते हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की न्यूनतम संख्या है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की न्यूनतम संख्या है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। तो रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन जैसे कि स्क्रीन का कितना रेजोल्यूशन है, तो कैसे? पिक्सेल्स की संख्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना है इतने में? तो ये रेजोल्यूशन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की न्यूनतम संख्या जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, ठीक है। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, जिसे डॉट्स पर इंच जैसे कि हमने बताया था आगे। तो पिक्सल्स जितना अधिक होगा उतना आपका क्लैरिटी अधिक होगा, रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना आपका क्लैरिटी अधिक होगा, ये आप जानते हैं।
बीट मैप ग्राफिक्स में उपलब्ध रंगों की संख्या कितनी होती है? 16 मिलियन होता है। बीट मैप ग्राफिक्स में रंगों की संख्या 16 मिलियन होती है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर आदि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? देखिए, कोई भी ग्राफिकल तस्वीर, जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखिए, व्हाट्सएप का सिंबल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है? आपका फेसबुक का सिंबल इस तरह से बना हुआ है, आपका क्या बोलते हैं, कॉल का सिंबल इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है? ग्राफिकल तस्वीर है जो कि किसी फाइल, फोल्डर, इस सब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है भाई? इसे आइकन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल हो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा भाग, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन शामिल हो। ये एक आइकन होते हैं क्या? नहीं, आइकन्स तो हमने देख लिया हार्डवेयर भी नहीं होते इंफॉर्मेशन, बल्कि सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा भाग, एक ऐसा पार्ट जिसमें प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को ही तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल्स होते हैं उसकी संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो स्क्रीन रेजोल्यूशन की। जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उतना रेजोल्यूशन अधिक होगा। ये बात आप जानते हैं, तो आप जाकर के मॉनिटर का देखिएगा क्लास को। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। चलिए, निम्न में से एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है किसका? एलईडी का पूरा नाम होता है। 1 GB यानी कि 1 GB कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है? ठीक है, 1 GB कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होती है? तो ये आपका होता है 1024 मेगाबाइट। 1024 MB जो होता है 1 GB के बराबर होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बाइट जो होता है, एक एक बाइट जो होता है उसका आकार कितना होता है? कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल, वो बिट्स के रूप में होता है। और एक बाइट में 8 बीट होता है। एक निबल में, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बात किया हुआ है, एक निबल में 4 बीट होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट बिट, उसके बाद बाइट होता है, फिर किलो बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 बाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट। देखिए, 1 पेटाबाइट सबसे बड़ा, पेटा जो है सबसे बड़ा जो स्टोरेज का यूनिट है। टेरा उसके बाद, गीगा उसके बाद, अगर बढ़ते से घटते क्रम में जाए तो पेटा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा आपका टेरा, फिर उसके बाद आएगा आपका गीगा यानी कि जीबी, फिर उसके बाद आएगा एमबी, फिर उसके बाद आएगा केबी, तो ये है, फिर उसके बाद बाइट, फिर उसके बाद बीट। तो इस प्रकार से घटते या बढ़ते क्रम में आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रयुक्त नाम या फिर नंबर होता है उसे मेमोरी एड्रेस या फिर एड्रेस कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे, किसी भी स्टोरेज को हमको वहां जाना है, इस जब एक पर्टिकुलर जगह पर जाना है, तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो जाता है, तो एक मेमोरी एड्रेस होता है उसका, उसका वहां से एक्सेस करता है। तो ये उसका हर एक डेटा का, फाइल का अपना एक एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। चलिए, कंप्यूटर की निम्न मेमोरी, कंप्यूटर में जो नीचे मेमोरी की विशेषता है, प्रति बीट स्टोर करने की कम लागत। तो देखिए, याद रखिएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में रैम होता है और रोम होता है, ठीक है। उसके बाद जो कैश मेमोरी होता है, उसके पहले क्या होता है कि रजिस्टर होता है। प्राइमरी मेमोरी के बाद आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो अलग से जो डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, देखिए, रजिस्टर्स में मेमोरी यानी कि मेमोरी जो जो भी किसमें जो डेटा फाइल्स स्टोर होता है वो बिट्स में होता है। तो रजिस्टर में बहुत कम इसका मेमोरी का कैपेसिटी क्या होता है? बहुत कम होता है। बिट्स, इसमें जो जितने बिट्स स्टोरेज इसका होता है बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो लागत होता है, इसका पैसा, इसके लिए जो कॉस्ट लगता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसका लगता है रजिस्टर का। उससे ज़्यादा कॉस्ट आपका, उससे कम कॉस्ट किसका लगेगा? कैश मेमोरी का। लेकिन हाँ, कैश मेमोरी में भी बहुत कम स्टोरेज होता है, लेकिन इसका जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा किससे? प्राइमरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी में भी सेकेंडरी मेमोरी से कम स्टोरेज होता है, क्योंकि रैम में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुने होंगे, 8 GB, 16 GB रैम, ठीक है। उसके बाद रोम में भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं हम लोग यूज कर सकते, लेकिन इसका जो आप खरीद के लाते हैं कंप्यूटर दुकान से या फिर मैन्युफैक्चरर से, तो जो स्टोरेज आपको देता है उतना स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। कम स्टोरेज लेकिन पैसा ज़्यादा। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो आप 1 टेराबाइट का, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट का स्टोरेज वाला डिवाइस लेकर के आइए, आपको प्रति बीट स्टोरेज का जो पैसा है वो कम लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, जिसमें कि प्रति बीट स्टोरेज का लागत, कॉस्ट क्या होता है? कम लगता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? तो MIPS जो कंप्यूटर
जो भी परफॉर्मेंस टास्क को अंजाम देता है वो किस में देता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन को वो क्या एग्जीक्यूट करवा पाता है। और कंप्यूटर का पावर भी इसी में मापा जाता है, कितने इंस्ट्रक्शन को एक सेकेंड में ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करवा पा रहा है। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है तो याद रखिएगा, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉडेम है, ये सब क्या है, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स है। अब देखिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है। अब तो वैसे फ्लॉपी डिस्क बहुत दिन पहले यूज होता था, अब नहीं होता, लेकिन अभी जो 3.5 इंच का जो सबसे लेटेस्ट फ्लॉपी डिस्क था, जिसका जो बना था कब, 1984 में, 80-84 के आसपास बना था। तो ये 1984 में आईबीएम ने बनाया था और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, सबसे पहले 780 किलोबाइट, और ये बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा 1.44 एमबी तक पहुंची थी। तो इसका हो जाएगा 1.44 एमबी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता, और दंतुरता को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन, जो कि जो जिसमें आप क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करते हैं। तो सीडी और डीवीडी क्या जो दंतुरता, जो इंडेंटेशन होता है, इंडेंटेशन, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। पिट्स कहा जाता है, जिसे गर्त भी कहते हैं। तो जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है सीडी डीवीडी में, उसको गर्त कहा जाता है। डीवीडी किसका उदाहरण है, हार्ड डिस्क का है। डीवीडी जो है वो किसका उदाहरण है, हार्ड डिस्क का है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का है, या फिर इसका तो नहीं है, हार्ड डिस्क का तो डीवीडी उदाहरण नहीं है। ठीक है, सॉलिड स्टेट एसएसडी का भी नहीं है, आउटपुट डिवाइस का भी नहीं है, बल्कि एक ऑप्टिकल डिवाइस का है डीवीडी। और याद रखिएगा डीवीडी जो है 1995 में, 1995 के आसपास सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग, इन सब कंपनियों ने डेवलप किया था। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, तो अभी हमने बात किया था 1.44 एमबी। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में कितने डेटा जमा किए जा सकते हैं, तो लगभग 1.44 एमबी। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, मेगा हर्ज में। और हर्ज किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट पर सेकेंड कितने साइकिल यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो 1 मिलियन साइकिल एक सेकेंड में अगर चल जाए तो वो मेगा हर्ज में मापा जाता है, किसको, कंप्यूटर की, पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मेगाहर्ज का शब्द का अर्थ क्या है, मेगाहर्ज का अर्थ क्या है, तो मिलियन साइकिल, 1 मिलियन साइकिल्स प्रति सेकंड में इंस्ट्रक्शन इसमें क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। चलिए, कहा जा रहा है बाइट जीरो से लेकर, जीरो और कितने के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। याद रख लीजिएगा, बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। कंप्यूटर फाइलों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर फाइलों के बारे में बताइए कौन सा सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, वे एक स्टोरेज मीडियम में सेव किए गए डेटा का एक्सटेंशन क्या कहते हैं, वे एक स्टोरेज मीडियम में सेव किए गए डेटा का स्टोरेज संग्रहण होता है, बिल्कुल सही, कलेक्शन होता है। प्रत्येक फाइल का एक फाइल नाम होता है, बिल्कुल सही है। फाइल का कंटेंट निर्दिष्ट करने के लिए फाइल एक्सटेंशन स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सही। सभी फाइलों में डेटा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स होते हैं जो कि 0 बाइट उसमें होता है, मतलब कुछ भी डेटा नहीं होता, लेकिन फाइल बन जाते हैं। आपने देखा होगा अपने मोबाइल्स वगैरह में भी, देखिएगा कभी अपने फाइल मैनेजर में जा करके, तो बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जिसमें कोई भी डेटा नहीं होता। तो ऐसा डेटा कैसे बनता है, तो 0 बाइट फाइलों को कोई डेटा नहीं होता, और ऐसा बनता है जैसे कोई भी प्रोग्राम को आप डिलीट, पूरा होने से पहले डिलीट कर दिए। ठीक है, जैसे पूरा हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, आपने डिलीट कर दिया, तो वहाँ एक फाइल बन जाता है जिसमें कोई डेटा तो नहीं होता, लेकिन एक फाइल बन जाता है। तो इस प्रकार के फाइल्स में कोई भी डेटा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बीआईटी का पूरा रूप क्या है, बीआईटी बीट का पूरा रूप क्या है, तो याद रखिएगा बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 1। जीरो का मतलब ऑफ बोलिए, या फिर लो स्टेट में बोलिए, और 1 का मतलब ऑन बोलिए, या फिर हाई स्टेट का बोलिए। ठीक है, इसी को मानता है डिजिटल नोटेशन। निम्न में किसकी संचय क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक है, तो अभी हमने बात किया था यहाँ पर किलोबाइट से अधिक आपके पास मेगाबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट से अधिक गीगाबाइट, गीगाबाइट से अधिक टेराबाइट, और टेराबाइट से अधिक पेटाबाइट। अगर ये भी होता तो ये भी कर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है निम्न में कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है। ठीक है, डेटा हायरार्की का आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे नीचे बीट, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद बाइट, उसके बाद फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। डेटाबेस में सबसे बड़ा जो डेटा रखने का डेटाबेस हम जानते हैं कि लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों का अगर डेटा को रखना होता है तो डेटाबेस में रखते हैं।
छोटा-मोटा डेटा को रखना होता है फाइल्स में, उससे भी छोटा-मोटा तो रिकॉर्ड में, उससे भी छोटा-मोटा तो फ़ील्ड में, उससे भी छोटा-मोटा तो बाइट में और सबसे छोटा बिट में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो याद रख लीजिएगा, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10 टू द पावर 9 बाइट्स होते हैं। चलिए, 1 बाइट किससे बनता है? 1 बाइट बनता है 8 बिट से और 4 बिट से क्या बनता है? 1 निबल बनता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की संपादन क्षमता, कंप्यूटर का जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है, कंप्यूटर का जो कैपेसिटी है, उसको मापने की इकाई का नाम क्या है? एमआईपीएस, यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अभी हमने देखा था कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, किसमें? तो याद रखिएगा, मेगा हर्ज में मापा जाता है। स्काई ड्राइव क्या है? स्काई ड्राइव में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो स्काई ड्राइव जो है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, जिसे अभी हाल मतलब अभी वर्तमान में इसे वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता था पहले मॉडेम के द्वारा, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगर आपको सच में इस बार जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रैटेजी, एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी पर काम करना, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डेली कवर करना, एक टारगेट सेट करके अपने अपने काम को अंजाम देना, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड तरीके से काम को कंप्लीट करते जाना, तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो इस जेएसएससी सीजीएल रिवीजन कोर्स में ज़रूर एनरोल हो जाएं। ठीक है, अभी 5 दिन बीतेगा, उसके बाद इसमें एंट्री भी हम बंद कर देंगे और इसके बाद चीज़ों को मुश्किल हो जाएगा समेटना। तो इसके लिए जो गुरु दक्षिणा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। और एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। मैं आपको बता दूँ, कॉल नहीं करना है, ठीक है, इस पर केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना। तो कॉल नहीं कीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप करके आप इससे ले लीजिएगा जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इससे रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो ले लीजिएगा। बाद बाकी इस पर डेली टॉपिक आपको अल्टरनेट, डेली या अल्टरनेट वो टॉपिक या कंटेंट के लेंथ पर डिपेंड करेगा, आपको 7 से 8 के बीच में आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर एमसीक्यू का जो जो यहाँ पर कराया जा रहा है, जैसे अभी मैंने कराया, ये एमसीक्यू का पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम पर मिलेगा अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो। झारखंड का उड़ान का एमसीक्यू जो करवा रहा है वो क्लास वाइज पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो कैलकुलेटेड और राइट स्ट्रेटेजी के तहत काम करने से सक्सेस की मतलब चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आप जरूर इससे जुड़ सकते हैं। पेपर 2 में हम केवल खोरठा की बात करेंगे और खोरठा का डेली टॉपिक जो है आपको 7 से 8 में मिल जाएगा। जो भी टॉपिक दिया जाएगा आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट जो हमने पढ़ाया है उस पर जाना है, उसको दोगुने स्पीड में देखना है। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू और समरी मिल जाएगा। खोरठा ग्रामर कंप्लीट पीडीएफ विद क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा। और एक अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इससे जरूर जुड़िएगा, देख लीजिए दोनों कोर्स को और अच्छे से इसमें ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक